हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं एमपी सेट 2024 की आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, इससे पहले हम आंसर की डाल चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस लिए मैंने ये पेपर सेट ए से लिया है और सब्जेक्ट है आपका लाइफ साइंसेस, जिसको हम सेकंड पेपर बोलते हैं। तो आपका जो सेकंड पेपर स्टार्ट होता है वो होता है 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ये है लाइफ साइंस का पेपर 2 लाइफ साइंस, और ये सेट ए से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, एन एंजाइम प्रेजेंट इन ई कोलाई विच हाइड्रोलाइजेस लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ई कोलाई में कौन सा एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है? तो जैसे कि हम लोग यहाँ देखिए, लैक्टोज का डिग्रेडेशन होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये हम लोग देखते हैं लैकोपेरोन मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास राइबोजाइम्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंड इंसुलिन। तो जैसे कि हम जानते हैं इंसुलिन का लैक्टोज डिग्रेडेशन में कोई रोल नहीं है। राइबोजाइम क्या है? तो आरएनए है। ये आरएनए जो एंजाइम जैसा काम करता है उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो उसका लैक्टोज डिग्रेडेशन में कोई रोल नहीं है, तो दिस इज नॉट राइट आंसर। यहाँ पे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जो दिया है तो ये अल्फा बॉन्ड तोड़ता है। यहाँ पे जो लैक्टोज होता है ना उसमें होता है बीटा बॉन्ड, इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, हु कॉइन्ड द टर्म सेंट्रोसोम फॉर अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट इंटरफेस नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास इंटरफेस में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये सेंट्रोसोम टर्म किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास पॉर्टर, डी डुवे, क्लाउडे और बॉवेरी। तो यहाँ पे बॉवेरी जो है वो सटन और बॉवेरी ने मिलके क्रोमोसोम थ्योरी डिजाइन किया था, और इसके अलावा सेंट्रोसोम टर्म भी जो है वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो सटन और बॉवेरी की क्रोमोसोम थ्योरी है। इन्होंने 1888 में सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंस बताया था कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज टी बोवेरी। 53, टी सच टेसेचिस डिसीज। टेसेक डिसीज इज आइसल डिसीज, रिमेटोइडिस, आर्थराइटिस, पॉम्पिस डिसीज, हर्ले सिंड्रोम। डिसीज इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय मेल फंक्शनिंग ऑफ। किस सेल ऑर्गेनल के मेल फंक्शनिंग की वजह से ये डिसीजेस होती है? तो लाइजोसोम का लाइसोसोम के स्टोरेज डिसऑर्डर की वजह से कुछ डिसीजेस होती है, जैसे कि टी सैच, फैब्री, गॉशर डिसीज और नीमन पिक डिसीजेस। ठीक है, क्या होता है इसमें? इसमें लाइसोसोम जो होता है लाइसोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है, और इनके जो कन्वर्जन होते हैं वो कन्वर्जन ना होने की वजह से डिसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैंग्लियोसाइड है, तो ये GM3 में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर ये कन्वर्जन नहीं होता तो डिसीज हो जाती है टी सच। ऐसे में बात करूं ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स है, ये इसका कन्वर्जन होता है सिरामाइड्स में, तो अगर ये कन्वर्जन ना हो तो ये हो जाता है गॉशर डिसीज। ऐसे ही स्फिंगोमाइलिन है, ये सिरामाइड में कन्वर्जन होता है, अगर ये कन्वर्जन स्टॉप हो जाए तो नीमन पिक्स डिसीजेस होती है। तो ये सारी डिसीजेस किससे रिलेटेड है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, who discovered the thread-like structure which appear during cell division called chromosomes? क्रोमोसोम सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है क्रोमोसोम, ये किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन है फोंटाना, टी बॉवेरी, स्ट्रासबर्गर और रॉबर्ट ब्राउन। तो स्ट्रासबर्गर, इनका पूरा नाम है एडवर्ड एडोल्फ स्ट्रासबर्गर। 1844 से 1912 तक इन्होंने काम किया था। ये प्रोफेसर रहे, जर्मन प्रोफेसर हैं,
और इन इन ये बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट रहे हैं 19th सेंचुरी के। इन्होंने माइटोसिस डिस्कवर किया था प्लांट्स में, और प्लांट में ही इन्होंने क्रोमोसोम जैसा टर्म दिया था, तो क्रोमोसोम का क्रेडिट जाता है स्ट्रासबर्गर को। क्वेश्चन नंबर 55, acid is a proton donor and base is a proton acceptor. This theory is एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन है आपके पास, अरीनियस थ्योरी, ब्रोस्टन लॉरी, सोरेनसन और ब्रिटन रॉबिन्सन थ्योरी। तो ब्रोस्टेड लॉरी दो लोग हैं, इनका पूरा नाम है जॉनस निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी, इनका पूरा नाम है। ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने इंडिपेंडेंटली 1923 में एसिड और बेस के रिएक्शन पर बेस्ड एक थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट ये था कि इसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं और एसिड और बेस दोनों कॉन्जुगेट्स बनाते हैं। तो इस कॉन्जुगेट बनाने ड्यूरेशन में प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं, तो एक एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर और एक एज अ प्रोटॉन डोनर काम करते हैं। तो ये थ्योरी सबसे पहले दी थी ब्रोस्टेड और लॉरी ने। अरीनियस ने बाद में इसी को जनरलाइज किया था। तो अर्नियस इज नॉट करेक्ट आंसर हियर, द बी इज करेक्ट आंसर। ब्रोस्टेड लॉरी इज स्पेशली फॉर द थ्योरी। Question number next, 56. Death of a human being occurs when his blood pH is below. नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का डेथ हो जाता है जब जब उसका ब्लड पीएच हो। तो एक पेपर पब्लिश हुआ इस पे, बायोकेमिस्ट्री चेंजेस दैट अकर आफ्टर डेथ। इस स्टडी ने बताया है कि अगर ब्लड का पीएच एल्कलाइन हो जाए, 7.45 से ज्यादा एल्कली हो जाए, या फिर 7 से कम एसिडिक हो जाए, या एसिडिक हो जाए 7 से भी कम, तो ये डेथ को लीड करता है, मतलब इसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको पूछा है कि ब्लड पीएच बिलो कब होगा या इससे बिलो कब होगा। तो 7 से कम अगर होता है तो ह्यूमन डेथ हो जाती है। तो 7 इज करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा एल्कलीन होगा तो भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिलो पूछा है इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज मेड ड्यूरिंग। सेल का डिवीजन होना है ये कौन सी फेज में डिसाइड होता है? तो देखो हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल, जिसमें G0 होता है आपका फंक्शनल स्टेज, जिसमें सेल फंक्शनल होती है, और जैसे सेल को डिवाइड होना होता है तो वो जाती है G1 फेज में, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में। तो जैसे ही सेल G1 में एंटर करती है तो प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं इसको, और यहाँ पे सेल प्रिपेयर होती है फॉर द डिवीजन। तो G1 फेज डिसाइड करती है कि इस सेल का डिवीजन होना है या नहीं। सो हियर G1 इज करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन में से डिसीजन की बात हुई है इसलिए G1 इज करेक्ट आंसर। Question number next, 58. Which of the following is not a part of Britton-Davidson model for regulation of gene expression? ये ब्रिटन और डेविडसन दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसमें बात कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की। तो इसमें से कौन पार्ट नहीं है? इन चारों में से कौन सा इस मॉडल का पार्ट नहीं है? तो ब्रिटन और डेविडसन इन्होंने भी एक स्टडी पब्लिश किया है अपना, जीन रेगुलेशन फॉर हायर सेल्स। इसमें इन्होंने एक मॉडल दिया और इस मॉडल के कुछ एलिमेंट्स दिए। इस मॉडल के एलिमेंट्स है ये सारे जीन, प्रोड्यूसर्स, जीन में सारे टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर्स, रिसेप्टर, एक्टिवेटर, इंटीग्रेटर्स, सेंसर, और ये है बैटरी ऑफ जीन्स। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखो प्रोड्यूसर इसका पार्ट है, रिसेप्टर है और सेंसर भी है, प्रमोटर इसका पार्ट नहीं है। सो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ए। Question number 59. During DNA replication, both parental strain are separated by. DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट होती है, तो इनके सेपरेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? तो सेपरेशन करना है मतलब आपको इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमूव करना होता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
को तोड़ने के लिए या अनवाइंडिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेलिकेस। इस तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको डीएनए पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज तो पॉलीमराइजेशन करता है, हेलिकेस एक्चुअली अनवाइंडिंग करता है, प्राइमेज करता है प्राइमर का सिंथेसिस, और गाइरेज यहाँ पर टोपो आइसोमरेज का काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बी आपका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 60, द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस थे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है मैंने, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो नाम से क्लियर है, क्या करता है ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट रिलीज करता है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट रिमूव करता है, फॉस्फेटेज नाम है ना ये। तो ये प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हियर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, after phagocytosis of a pathogen, the resulting phagosome fuse with the lysosome to form which of the following? जब फेगोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइटोसिस मतलब कोई एंटीजन आया, सेल ने इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद बनता है एंडोजोम, और ये एंडोजोम, इसी को एंडोजोम को ही हम बोलते हैं फेगोजोम। ठीक है, ये फेगोजोम फ्यूज होता है फिर लाइसोसोम से, तो ये फेगोजोम फ्यूज होता है लाइसोसोम से, तो इसको बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। उसके बाद ये डाइजेस्ट करके फर्दर रेसिडुअल बॉडीज को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास लाइजोफेगोसोम, फेगोलाइसोसोम्स, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स और प्रोटियोसोम्स। तो फिलहाल मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, प्रोटियोसोम्स का भी कोई रोल नहीं है, लाइजोफेगोसोम या फेगोलाइसोसोम, सो करेक्ट आंसर इज फेगोलाइसोसोम इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिवेटेड बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? तो हम पढ़ चुके हैं ये ड्यूरिंग क्लासेस, हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे के 3 टाइप होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिव पाथवे, एक होता है लैक्टिन पाथवे, एक क्लासिकल पाथवे। ये सारे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पैथोजन के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये हमारी बॉडी का एक इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जिसमें कोई भी एंटीजन अगर इन्फेक्शन करता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होके उस पैथोजन से बॉडी का डिफेंस सिस्टम जैसा वर्क करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा पाथवे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता, तो ऑप्शन है आपके पास ऑल्टरनेटिव पाथवे, तो ये तो करते ही है, क्लासिकल पाथवे इज द पार्ट इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, और सी इंटरफेरॉन पाथवे इन्वॉल्विंग इसमें इंटरफेरॉन का कहीं कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन is not involved in complement activation. Lectin pathway is also involved in the complement system activation. So here C is correct answer. Question number 63. Which of the following statement is not true regarding kappa and lambda chain genes? तो ये क्या है, ये एंटीबॉडी बनाने वाले जीन्स है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी 2 चेन से मिलकर बनी होती है, एक होती है लाइट चेन, एक होती है हैवी चेन। तो लाइट चेन बनाने वाले भी जीन होते हैं और हेवी चेन बनाने वाले भी जीन होते हैं जिनसे पेप्टाइड बनता है। तो लाइट चेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं कप्पा और लैम्डा। तो इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट, बोथ आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है ना, कि जो लैम्डा चेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 22 पर, जबकि कप्पा चेन बनाने वाला जीन जो होता है वो होता है 2nd नंबर के क्रोमोसोम पर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बोथ आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, जनरेट्स कंप्लीट लाइट चेन जीन फ्रॉम इंडिविजुअल वी एंड जे सेगमेंट, जो लाइट चेन बनती है वो वी और जे सेगमेंट से बनती है। ठीक है, तो कंप्लीट लाइट चेन जो बनती है वो वी और जे सेगमेंट से बनती है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। प्रेजेंस ऑफ 2 कंजर्व रीजन नैनोमर एंड हेप्टामर, इसमें 2 कंजर्व रीजन होते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वीजे रीजन इज डन बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो देखो ये जैसे लाइट चेन बनती है ना तो वी जे कॉम्बिनेशन से बनती है,
तो वी और जे का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर होते हैं RSS, और ये RSS 1 टर्न 2 टर्न होते हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग होती है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है REG1 और REG2, तो रिकॉम्बिनेज बोल सकते हैं हम इस एंजाइम को। तो इस हिसाब से इनके अगर रिकॉम्बिनेशन होते हैं तो वो एंजाइम के थ्रू होते हैं, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हो गया सही। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉम्बिनेशन। तो इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो हियर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, रिट्रोवायरस आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर बिकॉज, रिट्रोवायरस कैंसर कॉजिंग होता है, तो पूछा है कि क्यों और इसका क्या रीजन है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोड्यूस अ वेरी हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो किसी भी वायरस का नंबर ऑफ प्रोजेनी ज्यादा बनाना ये बताता नहीं है कि वो कैंसर कॉजिंग होगा या कैंसर कॉज कर सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द कैंसर। सेकेंड ऑप्शन में कैरी सेलुलर ट्यूमर सप्रेसर जीन इन देयर जीनोम, तो अगर रिट्रोवायरस के पास ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट होते तो वो क्या करता है, वो कैंसर कॉज नहीं करवा पाता, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करते हैं, ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। सी, ऑफन कंटेन पॉइंट म्यूटेशन इन देयर पोल जीन, तो इसके पोल जीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है, इतना स्पेसिफिक नहीं होता रेट्रोवायरस। ठीक है। डी, मे कैरी सेलुलर प्रोटोऑन्कोजीन्स इन देयर जीनोम, तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम डाला है रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ओके, तो रेट्रोवायरस इज आरएनए कंटेनिंग वायरस। ठीक है, तो अगर ये किसी भी होस्ट सेल में जाता है जिसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें ये इसके खुद के जीनोम में प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं, और ये प्रोटोऑन्कोजीन्स दूसरे होस्ट सेल के डीएनए में अपना जीन इंटीग्रेट कर सकता है प्रोटोऑन्कोजीन्स, और इसके इन्फेक्शन की वजह से ये जो जीनोम हो जाता है ये हो जाता है ऑन्कोजेनिक, तो इस वजह से जिस भी होस्ट सेल में ये इंटीग्रेट करता है तो उसके प्रोटोऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट कर देता है ऑन्कोजीन्स में। ठीक है, तो इसलिए कैंसर कॉज होता है। तो रेट्रोवायरस के जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन कॉज करने की टेंडेंसी होती है, और ये म्यूटेट होस्ट जीन जो होते हैं वो ऑन्कोजेनिक हो सकते हैं। इसके अलावा ये सेल के ऑन्कोजेनिक जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, और इसकी वजह से कैंसर कॉज होता है होस्ट सेल के अंदर भी। सो हियर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कॉजिंग वायरस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो ऑप्शन है आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ना इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस में होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस, इसको बोलते हैं HTLV1, HTLV1 इसका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ह्यूमन हर्पस वायरस 8 इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो पूछा है आपसे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो HTLV इज करेक्ट आंसर। Question number 66. Which of the following technique results in targeted gene alteration by knockout, knock-in, precise editing and controlled expression? तो अभी एक लेटेस्ट टेक्निक है क्रिस्पर कैज9 टेक्निक, इसमें किसी भी टारगेट जीन को आप ऑल्टर कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, नॉकआउट कर सकते हो, नॉक इन भी कर सकते हो, क्लीवेज कर सकते हो, और उनके ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर भी रेगुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिस्पर केस9 एक टेक्निक है जिसमें आप नॉक इन, नॉकआउट और एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल भी कर सकते हो। जीन थेरेपी भी एक ऑप्शन हो सकता था इसमें, पर हम नॉकआउट के लिए जनरली जीन थेरेपी यूज करते हैं और उसमें एडिटिंग नहीं होती। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो होती है उसके कंपैरिजन इसमें एडिटिंग और एक्सप्रेशन कंट्रोल के बेटर मैकेनिज्म है, इसलिए जीन थेरेपी इज नॉट करेक्ट आंसर। कार्टी सेल थेरेपी इज नॉट रिलेटेड टू द एडिटिंग, और आरएनए इंटरफेरेंस में हम एडिटिंग नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये आंसर भी सही नहीं होगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। 67. Virus free plant can be produced by plant tissue culture. Which of the following part of the plant can be used as a explant to raise virus free plant? अब अगर आपको वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से प्लांट का कौन सा पार्ट एज ए एक्सप्लांट यूज कर सकते हो। तो
ऑप्शन है आपके पास स्टेम, रूट, मेरिस्टेम और हाइपोकोटाइल। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यूज किए जाते हैं फॉर द वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वहां पर कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है और उस एरिया में जनरली इन्फेक्शन नहीं होते, वायरल इन्फेक्शन नहीं होते। तो जो प्लांट डेवलप होता है ये वायरस फ्री प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम इज करेक्ट आंसर। Question number 68. A clinician wants to determine the global gene expression profiling of cancerous and non-cancerous liver tissue. एक क्लिनिशियन है जो क्या चाह रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं कैंसर और नॉन कैंसर टिश्यूज का, लिवर टिश्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस? कौन सी टेक्निक अप्रोप्रिएट होगी? ऑप्शंस है अलाइजा। अलाइजा जो है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है अलाइजा। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन चेक नहीं करते। बी नदन ब्लॉटिंग, नदन में हम आरएनए का हाइब्रिडाइजेशन या आरएनए बेस्ड स्टडी करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग स्पेशली फॉर द डीएनए। अभी हमको चेक करना है जीन एक्सप्रेशन, तो जीन एक्सप्रेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक होती है डीएनए माइक्रो अरे। माइक्रो अरे में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? हम कोई भी जीन का अगर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो चेक कर सकते हैं, कोई जीन का अंडर एक्सप्रेशन हो रहा है वो चेक कर सकते हैं, कोई भी जीन को एक जीन से कंट्रोल जीन से कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितना एक्सप्रेशन हो रहा है, और किसी जीन का अगर एक्सप्रेशन नहीं भी हो रहा है तो भी आप माइक्रो अरे से बता सकते हो अपने टारगेट जीन का एक्सप्रेशन। यहाँ पर फ्लोरोसेंट लेबल्ड प्रोब यूज किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन। ठीक है, तो डीएनए माइक्रो अरे इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टी सेल? टी सेल के बारे में क्या इनकरेक्ट है? ऑप्शंस: इंटरेक्शन ऑफ टी सेल विथ MHC2 एक्टिवेट्स CDH प्लस टी सेल टू प्रोड्यूस साइटोकाइंस। MHC क्लास 2 जो होते हैं ये जो टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, इनके एक्टिवेशन की वजह से साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। मतलब टी सेल अगर एक्टिवेट होगी तो साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। अनडिफरेंशिएट टी सेल डिफरेंशिएट इनटू TH1 एंड TH2। तो एक TH सेल है, अगर ये डिफरेंशिएट मतलब अनडिफरेंशिएट है, तो अगर ये डिफरेंशिएट होती है तो ये TH1 और TH2 में डिफरेंशिएट हो सकती है। बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। TH1 play role in macrophage activation while TH2 cell stimulate B cell for antibody production। तो देखो ये डायग्राम दिया है यहाँ पे, ये TH1 है, ये एंटीजन से जैसे इंटरेक्ट होती है तो ये डिफरेंशिएट हो जाती है TH1 और TH2 में। इनको बोलते हैं इफेक्टर हेल्पर सेल्स। ये इफेक्टर हेल्पर सेल्स जो होती है ये एक्टिवेट, TH1 एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज को और साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जबकि TH2 जो होता है ये एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, और ये बी सेल्स फर्दर क्या करती हैं? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, स्टेटमेंट डी, टी ये स्टेटमेंट तो हो गया सही। डी TH1 and TH2 cell do not activate cell mediated and antibody mediated response। तो TH1 और TH2 जो होती है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है। यहाँ लिखा है डू नॉट, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट और आंसर हो गया आपका डी। बाकी स्टेटमेंट हो गए, मतलब बाकी आंसर नहीं है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71. इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम। नर्वस सिस्टम कहाँ से डेराइव होता है? तो देखो जब जर्म लेयर्स बन जाती है आपके गैस्ट्रुलेशन के बाद, तो 3 तरीके की जर्म लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो एंडोडर्म क्या बनाती है? इनर लाइनिंग बनाती है। मेसोडर्म ट्यूबुल, मसल और रेड ब्लड सेल्स बनाती है। एक्टोडर्म बनाती है स्किन, न्यूरॉन्स और पिगमेंट। तो इस हिसाब से नर्वस सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? तो एक्टोडर्म बनाता है आपका नर्वस सिस्टम। 73. रोटेशनल क्लीवेज इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ सारे क्लीवेज लिखे हैं। एक है आपका रेडियल क्लीवेज, किसमें होता है? तो इकाइनोडर्मेटा और एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस और इकाइनोडर्मेटा में तो होता है रेडियल क्लीवेज। फिर हो गया आपका स्पाइरल क्लीवेज, तो ये होता है एनिलेट्स, मोलस्का और फ्लैटवर्म में। बाइलेटरल क्लीवेज,
ट्यूनिकल्स में होता है, और ये होता है रोटेशनल क्लीवेज होता है मैमल्स और निमेटोड्स में। तो आपसे पूछा है रोटेशनल क्लीवेज, तो मैमल्स में पाया जाता है ये। 74 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। क्या करेक्ट सीक्वेंस है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट। तो जाइगोट का डिविजन्स होते हैं, क्लीवेजेस होते हैं। तो पहले बनती है 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज के बाद बनता है मोरूला। मोरूला के बाद नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं, तो बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को अगर क्रॉस सेक्शन से देखें तो इसके अंदर एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल। और बाद में इनके मेम्ब्रेन इन्वेजन की वजह से गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद आपकी जर्म लेयर्स बन जाती हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं इसको, एंडोडर्म एक्टोडर्म बन जाता है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऑर्गन सिंथेसिस होता है, तो हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। एक मिनट, ऑर्गेनो ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद पर्टिकुलर एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया है, ऑप्शन है गैस्ट्रुलेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर ग्रोथ। तो गैस्ट्रुलेशन होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, फिर ग्रोथ होती है। तो इस हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर ग्रोथ। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, पहले नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड ग्रोथ। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद इन्होंने लिख दिया ब्लास्टुलेशन, तो ब्लास्टुलेशन तो पहले ही हो जाता है, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर मोरुलेशन और फिर ब्लास्टुलेशन, तो ऑर्गेनोजेनेसिस तो लास्ट स्टेप है, ठीक है। बीच में मोरुलेशन पहले होता है, उसके बाद ब्लास्टुलेशन होता है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो ये सीक्वेंस भी हो गया गलत। तो इस हिसाब से आपका एक करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 द पोर्शन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी प्लेन विच विल प्रोड्यूस द विंग्स। ड्रोसोफिला की बॉडी में विंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शंस टेल्सोन, डोर्सल, एब्डोमेन और थॉरेक्स। तो देखो इसकी जो बॉडी होती है ना, ये सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो इसमें होता है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन से तो बनता है एब्डोमेन, ये हेड, और थॉरेक्स। थॉरेक्स वो रीजन है जहां पर लेग और विंग बनते हैं। तो आपसे पूछा है विंग्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, थॉरेक्स। This is the last question. The production of several effect by one gene. एक जीन से बहुत सारे इफेक्ट अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपके हिट्रोजेनिसिटी, प्लियोट्रॉपी, एपिस्टेसिस और ऑल ऑफ द अबव। तो जब कभी कोई सिंगल जीन है वो बहुत सारे ट्रेट या फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और इस प्लियोट्रॉपी का मतलब है कि ये एक जेनेटिक फिनोमिनॉन है जिसमें सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन के आंसर देंगे विथ एक्सप्लेनेशन। अभी आप लोग हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है फॉर द CSIR नेट लाइफ साइंसेस दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए। तो अभी हमारा क्रेश कोर्स के रजिस्ट्रेशन ऑन है। आपको अगर किसी भी तरीके की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप पे जाना तो आप ऐप का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।